हजरत मुद्दा जो है मैं उस पर आ जाता हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, जी, जिस तरह जो आप नक्शा खींच रहे थे, या जिस तरह वो जब भी कोई जंग लड़ी जाती है और हम यानी खासतौर पे ऐसे लोग जो 70-80 सालों से हालत जंग के अंदर, एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, एक डिस्प्यूट के अंदर चल रहे हों, तो उनकी कैलकुलेशंस होती हैं। और अगर वो इस लेवल पर आ गए हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि वो सोच बैठे हुए हैं कि रोज है मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो वो ये कह लेते हैं कि जब एक दिन मुअय्यन है तो फिर खुलकर खेल लेते हैं, फिर खुलकर सही, खेलते हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि कह रहे हैं जी मैंने इतनी लंबी हिस्ट्री वो नहीं, वो लोगों को नहीं पता। भाई वक्फ बोर्ड जो मौजूद है वहां पर जॉर्डन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, 1967 की वॉर के बाद ये सेट कर दिया गया था रूल कि जितनी देर तक ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बैतुल मकदस जो है, मस्जिद अक्सा है, ये मुसलमानों के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रहेगी। वहां इसराइली पुलिस का क्या काम है? सही। आपके घर के अंदर एक बंदा घुस ना जाता सिर्फ है। ये, बल्कि बल्कि अभी कुछ दिन पहले ये हुआ कि इजराइल का एक वजीर और वो अंदर घुसा, जबकि उसके आने का कोई मतलब नहीं था, और बाकायदा यहूदियों का एक ग्रुप बकरे लेकर बैतुल मकदिस के कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया कि हम यहां जिबा करेंगे। तो जी, ये हरकतें चल रही हैं वहां पर। मार्च और इसराइली फ्लैग सूरत को। जी, हाल मस्जिद अक्सा की ये है कि अगरचे मस्जिद अक्सा का एडमिनिस्ट्रेशन जॉर्डन की गवर्नमेंट के तहत है, लेकिन लिटरली अगर वो माइक्रोफोन सिस्टम भी बदलना चाहे तो नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते। मुफ्ती साहब, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मुसलमानों का, आमिर भाई मुफ्ती साहब, मुसलमानों का तो छोड़े, हमें तो सबने ऐसे ही किया। परसों निकला वीडियो, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऑर्थोडॉक्स ज्यूज जा रहे थे और उन्होंने नन्स को, और बाहर जी से जी कुछ जी क्रिश्चियन आए थे, जी उनको हाँ, थूका। अच्छा, जी हाँ, उसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो जो उनका पुलिस मिनिस्टर है ना, वो जर्नलिस्ट को ये कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारा ट्रेडिशन है सही। कि क्रिश्चियंस को हम थूकते हैं। हाँ बिल्कुल। जी। अच्छा मैं और जी, क्रिश्चियन इतने बेगैरत हो चुके हैं कि साथ में खड़े हैं। साथ में खड़े जी हैं। कोई तो अच्छा बात है। हजरत, उनकी भी मजबूरी ये है कि मुआहदे हुए हुए हैं वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, वो तो आपको पता है जी, हिस्ट्री का। मैं हाँ सही। मुख्तसर एक चीज जरूर रखना चाहता हूँ। जो सनातनी या जो इस्लामोफोब्स गलत फहमी का शिकार हैं, तो उनको ये हिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी रिसर्च की बात करते हैं ना, तो ये नॉन मुस्लिम हिस्ट्री में पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने लगा हूं। एक हिस्टोरियन गुजरा है यही 20वीं सदी के अंदर, आर्थर क्वेस्टलर। इसका रेफरेंस भी मैं अपनी एक वीडियो के अंदर दे चुका था, जो किताब है द 13th ट्राइब, खजर अंपायर एंड इट्स हेरिटेज। ये पीडीएफ के अंदर अवेलेबल है। अच्छा, एक ये किताब पढ़ लेना जो बंदा, उसको पता चल जाएगा कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले प्रिसाइजली 1890s में, 1897 के अंदर, उससे भी ज्यादा प्रिसाइज अगर आप समझें ईयर, तो एक मूवमेंट क्रिएट की जाती है कि जो ज्यूज उस प्रोफेसी को समझते थे कि हमें प्रॉमिस लैंड दिया जाएगा, उनको पता था कि ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम कुछ करतूत अपने ठीक नहीं करेंगे। बाइबल की प्रोफेसी के मुताबिक उस बुझे हुए दिए को तेल डालने के लिए ऐसे लोग सामने आए जो ओरिजिनली इसराइली थे भी नहीं। सही। अब ये आर्थर क्वेस्टलर जो है, उसने ये राज फाश किया, द 13th ट्राइब। और उसने नाम इनको 13th ट्राइब इसलिए दिया कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे तो थे कुल 12, और ट्राइब्स बनने चाहिए 12। ये 30 ट्राइब कहां से आ गया, 13वां? तो उसने एक्सप्लेन किया कि बल्गेरिया और यानी बल्गर्स के और बैजेंटाइन अंपायर के बीच में एक बफर जोन था जिसको खजर अंपायर कहा जाता था, और ये बेसिकली तुर्की नस्ल थे। बाद में यानी सेंट्रल यूरोप जो बफर जोन बना हुआ था, और नॉर्दर्न और साउदर्न यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनकी आपस में यलगार चल रही थी, यहां पर इस्लाम फैल। उस बफर जोन के अंदर खजर अंपायर बसती थी। उस अंपायर ने जब देखा कि एक तरफ ईसाई हैं, एक तरफ मुसलमान हैं, अगर हम मुसलमान होते हैं तो मार पड़ती है ईसाइयों से, अगर ईसाई होते हैं तो मुसलमान हमारे खिलाफ हो जाएंगे। उन्होंने बीच में ये चुना कि हम ज्यू हो जाते हैं। ये उस रिसर्च और हिस्टोरिक एविडेंस के साथ में लिखा है। उसने लिखा है ये अशकनाजी ज्यूज हैं, अशकनाजी ज्यूज, ये ओरिजिनल इसराइली नहीं है। वो ट्राइब सेंट्रल यूरोप से ड्रेन होता हुआ नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचता है, और यूके में एक फाइनेंस सिस्टम कायम करता है जो कि पूरी फैमिली बनती है। अच्छा, एक तो ये किताब मैंने रिकमेंड कर दी है। दूसरी जो रिसर्च पढ़ना चाहते हैं, नॉन इस्लामिक है, दूसरी किताब है एंड्रयू हिचकॉक की। पहले भी हजरत आपको याद होगा, इसको रेफर किया था मैंने, ग्रुप में पीडीएफ में भेजी थी, पीडीएफ में मिल जाएगी। एंड्रयू हिचकॉक की बेस्ट सेलिंग किताब है जो बैन हो गई। उस किताब का नाम है द साइनागॉग ऑफ सैटन, शैतानी कनीसा। उर्दू में भी छप चुकी है, इस्माइल सागर साहब ने ट्रांसलेशन की, जिसने इंग्लिश में पढ़ेंगे। उस किताब के अंदर पूरी डिटेल से बयान किया गया है किस तरीके से असर और सूख, और फिर उसमें करता धरता थियोडोर हर्जल जो था 1897 के अंदर जो जर्नलिस्ट था, फंड्स इकट्ठे करके यूरोपियन क्रिश्चियंस को ये यकीन दहानी करवाई कि चर्च से तुम्हारी जान छुड़वाऊंगा,
तुमने ये करना है कि तुर्कों के मुकाबले के अंदर हम फंड करेंगे, सल्तनत उस्मानिया टूटेगी, उसका हमें ये रिजल्ट मिलना चाहिए कि हमें प्रॉमिस्ड लैंड मिलना चाहिए। बंदा पूछे प्रॉमिस्ड लैंड तो मिलना था इसराइलियों को, ना तो तुम इसराइली हो। इस वक्त यही वजह है कि आज भी जो एजुकेटेड जूस हैं, जो हिस्ट्री से पढ़ते हैं, वो अमेरिका में हो, कनाडा में हो, यूरोप में हो, वो बोर्ड आपको इसके खिलाफ है। वो कहते हैं ये जायनिस्ट हैं। जी हाँ, ये ज्यूज नहीं है, ये जायनिस्ट हैं। इसीलिए 1917 के अंदर एक लीक हुआ था पेपर, प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ जियोन। ये पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। उन प्रोटोकॉल्स के अंदर भी लिखा था। अच्छा, एक बात ये भी की गई हजरत यहाँ पर कि जी चाइना को मैं कंडेम इसलिए कर रहा हूं कि वो एक्सपेंशन की थ्योरी पर चलते हैं। और भाई एल्डर्स ऑफ द प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द जियोन पढ़ो, वो भी एक्सपेंशन पे चल रहे हैं। ये ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट क्या है कि पूरी दुनिया पर इसराइल की हुकूमत होगी, वन वर्ल्ड ऑर्डर। तो मकसद कहने का ये है कि उसको किस तरीके से ये डिफेंड कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें थी जिनको मैं समझता था एड ऑन हो जाएं, और जो मुसलमान या इस्लामोफोब्स हैं वो दोनों साइड की पिक्चर पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें, उनको पता चल जाएगा। 1967 के बाद हजरत, सिर्फ एक जुमला ऐड करना चाहता हूं, 1967 के बाद किसी तौर पर भी मजीद रिटेलिएशन की, एग्रेशन की, या ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी इसराइल को। इसराइल ने 1967 के बाद जो कुछ किया वो फ्यूल करता है। यही वजह है कि जो जितने भी मुमालिक, चाहे वो नॉन इस्लामिक हैं, जो के सूरत हाल को सही समझ रहे हैं, उनके जर्नलिस्ट के अगर आप बयान पढ़ेंगे वो कहेंगे कि इसका ब्लेम सीधा सीधा इसराइली रिजीम को जाता है, क्योंकि जो उन्होंने करतूत 1967 का तोड़ने, ह्यूमन राइट्स तोड़ने के बाद किए, और जब तक वो करते रहे हैं, ये रिटेलिएशन इसी तरह से सामने आनी थी। ये सिंपल सी बात। और इसमें सौ बात की एक बात है आमिर भाई मुफ्ती साहब, वो ये कि इस वक्त इसराइल की जो पॉपुलेशन है ना, अगर आप उसकी डेमोग्राफी देखेंगे, 80 to 70% लोग जो है ना वो यूरोपियन ज्यूज हैं। और अगर आप मतलब अच्छे से देखेंगे कि यूरोपियन मतलब ज्यूज और यूरोपियन बनी इसराइल, इसका तो कोई लेन देन ही नहीं है। बनी इसराइल तो है ही कोई अलग रेस, यानी वो कभी गोरे थे ही नहीं। ये तो सारे यूरोपियन ज्यूज हैं, ये तो गोरे हैं, यूरोपियन ज्यूज हैं, बिल्कुल यूरोपियन ज्यूज हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी फरहा के बाद क्या हुआ। फरहा एक नेटफ्लिक्स पर, पता है आपको, वो कैनेडियन बेस्ड डायरेक्टर था जिसको बैन कर दिया। इसराइल ने कहा जी हमारे खिलाफ, हार्ट्स ने भी लिखा जो, और द इसराइली पोस्ट ने भी लिखा कि जनाब वो हो पता नहीं क्या बच गया। वो उसके ऊपर मैंने 16 मिनट की एक वीडियो बनाई हुई है, जिसको शौक हो वो देखे। उसमें मैंने रेफरेंसेस के जरिए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि वो बताया गया है कि बैंक्स से लोन लिया गया है और डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए जो म्यूनिसिपालिटी के इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शंस करवाए गए हैं, और 80% कंस्ट्रक्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टेंडर्स हैं, वो ज्यूज को दिए गए हैं। किस जगह पर? ईस्टर्न यरूशलेम के अंदर, ये शर्की यरूशलेम जो है, जिस पर ये 3 बड़े मकामात हैं। सवाल ये उठता था ईस्टर्न यरूशलेम के ऊपर आप किस तरीके से इख्तियार दे सकते हैं, जबकि वो 1967 की वॉर के बाद डिस्प्यूटेड एरिया है। आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे सकते हैं? ये जो शेख जर्राह का वाकया हुआ ईस्टर्न यरूशलेम के अंदर, दूसरे वाकयात हैं, ये सारे वही डेमोग्राफी को आर्टिफिशियली चेंज, या जो जिसको आप कह सकते हैं बाय फोर्स और बाय हुक और बाय क्रुक चेंज करने की जो कोशिश की गई, उसके नतायज हैं कि जो मुस्लिम और पैलेस्टीनियन या अरब पॉपुलेशन है, जो इलाके हैं, उनको खाली करवाकर उनकी जगह को औने पौने दामों खरीद कर इलेक्शंस के जरिए टेंडर दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, उनको बाहर निकाला जाता है। ये पूरी डिटेल वर्ल्ड बैंक ने भी शाया की थी, और उसका रेफरेंसेस मैंने दिखाए थे उसमें भी। जिसको शौक है आगे बढ़ते हैं। जी क्विकली कहिए। जी हाँ, डेंजरस चीज ये है कि मिसाल के तौर पे यूगर मुस्लिम्स के साथ भी जो होता है वो होता है, मगर चाइना खुल के नहीं कहता, कहता हम नहीं करते। यहाँ पे ये मानते हैं हम कर रहे हैं, ये कहते हैं कर रहे हैं, कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। जी हाँ। अच्छा जी, मोहम्मद सैफ साहब।